पश्चिम बंगाल से शैलेंद्र, उर्मिलेश और प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल और ज़्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से घटनाएं भी सामने आ रही हैं और नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ दुर्व्यवहार की खबर सामने आई। चुनाव को लेकर नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, बयानबाजी तेज है और जमीनी मुद्दे भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जोरदार अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ममता सरकार को घेरा, तो ममता बनर्जी तिलमिला उठी और एक बार फिर भाषा की मर्यादा को पार करती नजर आईं। सीमा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी में कौन है? केंद्र सरकार। बीएसएफ और कस्टम्स किसके अधीन है? केंद्र सरकार के। तो जब सब कुछ आपके ही हाथ में है, फिर घुसपैठिया आप किसे कह रहे हैं? आप लोगों जैसा घुसपैठिया कोई नहीं है। अगर कोई बंगाली भाषा में बात करे तो वो घुसपैठिया हो गया। चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी भी लगातार बढ़ रही है। हुगली के सिंगूर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट की जमीन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ न खेती हो रही है और न ही उद्योग आया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विफलता का प्रतीक बताया। जिस सिंदूर आंदोलन के सहारे ममता दीदी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ के सिंहासन पर पहुंची, सिंगूर को ही भूल गई। वो यहाँ के किसानों को वचन दिया था, वादा किया था, लेकिन वचन पूरा नहीं किया, वादा निभाया नहीं। वो जमीन अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ना तो उसमें खेती हो रही है और न वहाँ इंडस्ट्री लगी। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। तो वहीं टीएमसी ने भी चुनाव के दौरान बीजेपी पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में बीजेपी उम्मीदवार और मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ के साथ तृणमूल समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना ने एक बार फिर बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रत्ना देवनाथ के साथ नामांकन के दौरान मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधा। ये शर्म की बात है कि टीएमसी के गुंडे न सिर्फ इनको परेशान करते हैं बल्कि इनको अपमानित भी करते हैं। वाकई में अगर टीएमसी न्याय चाहती थी तो इस बेटी को न्याय क्यों नहीं दिलवाया? क्यों इस मां का अपमान आज भी, जब वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन कर रही हैं, तब टीएमसी के गुंडे फिर भी क्यों इस महिला को परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं? इसका जवाब टीएमसी के गुंडों की जो संरक्षक है उनको देना पड़ेगा। वहीं नंदीग्राम में भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर पर एफआईआर दर्ज हुई है। गत 6 अप्रैल को भाजपा समर्थक बुद्धदेव गिरी की पिटाई के आरोप में पवित्र कर और उनके समर्थकों के खिलाफ नंदीग्राम में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बंगाल का जो सियासी रण है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष, बंगाल में चुनावी तूफान, प्रधानमंत्री का 6 गारंटियों का ऐलान। क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज बंगाल की जनता से 6 गारंटी का ऐलान किया। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून हैं, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय सरकार जी हैं, नेता तृणमूल कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी हैं, जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर निखिल प्रसून, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज 3 धुआंधार रैलियां की और भय बनाम भरोसे की सरकार, मतलब भय के खिलाफ जाकर भरोसे की सरकार देने का वायदा किया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री के भरोसे पे बंगाल की जनता क्यों भरोसा करेगी और कैसे भरोसा करेगी? टीएमसी लगातार इसको खारिज कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय ने आज अपनी जनसभाओं में जिन 6 गारंटियों का आह्वान किया है, उससे बंगाल की जनता पूरी तरह आह्लादित है। और एक बार फिर जो है सो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बंगाल की जनता डबल इंजन की सरकार लाने को उद्यत हो गई। उन्होंने जिन 6 गारंटियों की चर्चा की, उन गारंटियों का अगर विश्लेषण करें तो उससे पता चलता है कितना आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है बंगाल को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए। पहली गारंटी जो उन्होंने दी है वो ये है कि भय मुक्त वातावरण, भय को दूर करके भरोसे का साथ और भरोसे को जगाना बंगाल की जनता में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसका उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। दूसरी बात, हमारी सरकार आएगी तो जनता के प्रति पूरी तरह जवाब दे रहे हैं। तीसरी बात, जो महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हुआ, उन सभी फाइलों को खोला जाएगा, तो जेल की सीखों के अंदर भेजा जाएगा जिन्होंने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, अत्याचार किया। चौथी बात,
जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, खून पसीने की जो बंगाली जनता के पैसा को जिन लोगों ने पिया है, उनको उनकी फाइलें खुलेंगी, उनके खिलाफ जांच बैठेगा और उन्हें भी जेल के सीढ़ियों के अंदर जाना पड़ेगा। जी। अगली बात जो उन्होंने कही, जो यहाँ पर शरणार्थी है और उनका किसी तरह से कोई उत्पीड़न नहीं होगा और संविधान प्रदत्त जितने अधिकार हैं सभी यहाँ के शरणार्थियों को दिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उन घुसपैठियों को जिन लोगों ने संरक्षण देने का काम किया है उनकी जांच बिठाई जाएगी और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही 20 लाख से ज्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और इस तरह उन्होंने इन 6 गारंटियों का जो ऐलान किया, इसलिए इसकी वजह से बंगाल की जनता एक तरह से उनका स्वागत करती है और पूरी तरह एक इसी अपेक्षा में बंगाल की जनता थी कि बंगाली जो अस्मिता है उसको बचाने के लिए जो ध्वजवाहक प्रधानमंत्री मोदी जो आगे चले हैं, हम लोग सब उनके पीछे खड़े हैं। ठीक है संजय जी, परिवर्तन सुनिश्चित। संजय जी सरकार का तरीके से बनाने का दावा प्रधानमंत्री का, बीजेपी का है और परिवर्तन करके, निर्मम सरकार को हटा के परिवर्तन करके भय को हटाकर भरोसे की सरकार लाने का दावा प्रधानमंत्री का, बीजेपी का लगातार। संजय जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आज बहुत सारे बात बोले, गुंडागर्दी होने नहीं देंगे बंगाल में, प्रधानमंत्री जी बोले हैं। यहाँ पर क्राइम बोले, लेकिन एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो अमित शाह को दफ्तर के अंदर में, वो बोल रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7,93,020 मतलब जो टोटल क्राइम हुआ है, रेप ज्यादा हुआ है, एक्सटॉर्शन ज्यादा हुआ है, इलीगल आर्म्स ज्यादा हुआ है, डकैती ज्यादा हुआ है। उसके बाद आता है गुजरात। सुनिए ना, अब प्रधानमंत्री जी भाषण देके चला गया तो हम लोग भी तो कुछ आपको तो सुनाएंगे ना, आपको तो सुने। 5,78,879 केस जहां पर गुजरात में घटना घटे हैं, एक्सटॉर्शन, रेप से लेकर तमाम जो है क्राइम, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अमित शाह का दफ्तर है उसके अंदर में बोल रहा है। सोचिए, जो खुद गुंडागर्दी करते हैं, जो खुद पैसा वसूली करते हैं, जो खुद मतलब जो आप बोल रहे हैं कोयला चोरी होता है, तो कोयला देखने वाला मिनिस्टर संजय जी, वो जब ये आंकड़ों की बात आती है, संजय जी जब आंकड़ों की, अपराध के आंकड़ों की बात आती है तो वो कहते हैं कि साहब बंगाल में राज्य सरकार का संरक्षण अपराधियों को मिलता है। वो सीधे तौर पे ये आरोप लगाते हैं और आरजीकर जैसी घटना को लेकर भी सवाल उठता है क्योंकि उनकी माताजी जो पीड़िता है उसकी माताजी के साथ आज भी अभद्रता की तस्वीरें सामने आई हैं। संजय जी बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप बोलने देंगे कि नहीं? संजय जी देखिए, तकरीर तो नहीं हो सकती है, सवाल जवाब की बात हो रही तो सवाल होगा। आपने जवाब दिया, मैं उसको काउंटर कर रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं आपसे ही आपकी बात रखने कह रहा हूं। आपने एक तथ्य दिया, उस तथ्य पे मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपसे ही सवाल कर रहा हूं। आपकी नाराजगी की वजह क्या है सर? आराम से बात कर रहे हैं सर, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, मैं दूसरा काउंटर सवाल कर रहा हूं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तथ्यों पे बात करते हैं ना सर। चुपचाप सुनता है, नहीं तथ्य में बात कर रहा हूं। जब भाजपा बोलता था तो चुप क्यों रहता है? जब हम लोग तथ्य के अनुसार मैं आपको देता हूं तो आप सुनने क्यों नहीं चाहते? सर सुन रहा हूं सर, आपने जवाब दिया, आपने 2 राज्यों का उदाहरण दिया, बात बंगाल की हो रही है, हमने वो सुना, उसको मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। अब जब काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं आप नाराज हो रहे हैं, नाराज होने बजाय आपको उसका काउंटर आंसर देना चाहिए। आप बोलने दीजिए, आप बोलिए ना। सर आप ही को बोलने के लिए मैं चुप हो रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे, आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़े बात है, आज जो कोल है, मिनिस्टर कोल जो पढ़ता है, जो कोयला चोरी का घटना बताता है, वो सीआई से देखता है, होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। प्रधानमंत्री जी बोलते स्मगलिंग होता है, स्मगलिंग बॉर्डर बीएसएफ देखो, वो भी होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। दोनों का मॉनिटरिंग कौन करता है? आईबीआर, एनआईए करते हैं। अगर रॉ करता है बॉर्डर देखने के लिए, अगर चारों तरफ का फेल्योर है, बड़े बड़े भाषण देंगे तो हम इसको आप बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे। आप प्रधानमंत्री झूठ के ऊपर झूठ बोल के जाएंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? सर आप हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, इसीलिए मौजूद है ना सर, आप इसीलिए यहाँ पे मौजूद है ना कि आप अपनी बात रख रहे हैं और आप अपनी बात रख रहे हैं, आपसे सवाल हो रहा है। दूसरे जो आपके विपक्षी आपके नाम पे है उनसे भी सवाल हो रहा है। प्रकाश चंदालिया जी, सवाल ये है कि आज की धुआंधार चुनावी रैलियों के बीच में बंगाल में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां, वो 6 गारंटी देकर जाते हैं और कहते हैं कि साहब अब 4 मई को निर्मम सरकार जाने वाली है। प्रकाश जी। आर्येंद्र जी, संजय दा की मुश्किल ये है कि ये बंगाल का रसगुल्ला भी खाते हैं ना तो उसके ऊपर मिर्ची लगा करके खाते हैं और यही कारण है कि इनको हर बात में और सच्चाई में मिर्ची लग जाती है। आप जब आसाम, केरल और पुडुचेरी का चुनाव का परिणाम आज दिखला रहे थे, गणतंत्र के महोत्सव को कितने उत्साह के साथ वहां की जनता ने मनाया, तो मैं कल्पना कर रहा था कि क्या कभी पश्चिम बंगाल में भी ये शुभ दिन आएगा। लेकिन जब जब बंगाल में चुनाव की बात आती है तो सिर्फ हिंसा, लोगों को डराना, झूठ फैलाना, सिर्फ यही मिलता है। और आज पश्चिम बंगाल
कि सरजमी पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तृणमूल सरकार के भ्रष्ट जितने भी कारनामे रहे उसको बेनकाब किया है। जहां उन्होंने तृणमूल सरकार की नकारात्मक राजनीति को उद्घाटित किया है, वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया है। उन्होंने बंगाल की जनता को भयमुक्त शासन देने का वादा किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आज 15 वर्षों से बंगाल को सिर्फ कटमनी का शिकार बनाते रहे, कोल स्कैम का शिकार बनाते रहे, शारदा नागदा, गौ तस्करी, नारी सुरक्षा, तुष्टीकरण और शिक्षकों की नौकरी खाने वाले रहे, आज उनको बेनकाब प्रधानमंत्री की रैली ने किया है। आज मुझे बताइए आर्येंद्र जी, 15 वर्षों में ममता बनर्जी के जितनी स्कीम है, मैं संजय दा को इस बात को मानूंगा कि 100 से ज्यादा स्कीम इनकी सरकार की रही होगी। और जो सरकार 100 से ज्यादा स्कीम चलाती है, वो चुनाव में झूठ का सहारा क्यों लेती है? वो चुनाव के दौरान में लोगों को डराने का काम क्यों करती है? जब मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी पश्चिम बंगाल में आ रही है तो ममता बनर्जी क्या कहती है कि आप लोग अपने घर का हाथा खुंती निकाल कर रखिएगा। क्या सुरक्षा, जो हमारे सुरक्षा के जवान हमारी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, उनका सम्मान इस प्रकार से होगा? उन पर हमला करने की बात करना, मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करना और मुसलमानों के मंच से जाकर के ये कहना कि 12 बजा देंगे और वो मैं हूं इसलिए वो आप सुरक्षित है। इस प्रकार का तनाव का वातावरण 15 वर्षों में इस शासन ने दिया है। 50 वर्षों का इतिहास है आर्येंद्र जी कि जब यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मुख्तलिफ रही हैं, विरोधी पार्टियां रहने के कारण बंगाल का विकास नहीं हुआ। जिस सिंगूर के अंदर में, जिस नंदीग्राम के अंदर में विकास की बात होनी थी, उद्योग लगाना था, ममता बनर्जी की सरकार की शुरुआत तो उद्योगों को भगाने से हुई है। आज टाटा जैसा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक ग्रुप है जो भारत का सौभाग्य है, जो पश्चिम बंगाल में कारखाने लगाने के उद्देश्य से आया था, इसी तृणमूल सरकार ने बंगाल की सरजमी से इसको हटा दिया और ये कारण है कि आज पूरा बंगाल बंजर भूमि बना हुआ है। कई सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे बंगाल कहां पे था और आज कहां खड़ा है, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर निखिल प्रसून जी, सवाल ये है जो संजय सरकार अभी कह रहे थे उस बात को लेकर कि साहब आप एक उंगली उठा रहे, 4 आपकी ओर उठ रही हैं, तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि साहब आप जो बात कहते हैं अपने राज्यों में बेहतर करने को लेकर, वहां पे भी कई ऐसी खामियां हैं, वो अपराध के आंकड़ों को गिना रहे थे। दूसरा ये कह रहे थे कि अगर आप घुसपैठ का मसला उठाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि आखिर उन सबको रोके, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे और सवाल हम पे खड़ा कर रहा है। डॉक्टर प्रसून, देखिए, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2023 का जो एनसीआरबी का डेटा है, उसमें महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है पश्चिम बंगाल में, उन केसों की संख्या अपने आप में करीब 30,000 के करीब, और एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे ऊपर है। और आपने देखा कि यहाँ जो महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता है उसे कभी कभी फैब्रिकेटेड स्टोरी कह दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रेम प्रसंग था जो आगे चल के खराब हो गया, और इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाता है। आपने देखा संदेश खली की घटना में किस तरह से रात के अंधेरे में जो महिलाओं को बुला करके प्रताड़ित किया जाता था। आपने देखा कि कई बार यहाँ पर एक वृद्ध महिला जो नर्स थी उनके साथ भी दुराचार हुआ। 5 स्ट्रीट की घटना है, कामधुनी की घटना को ठीक से संचालित नहीं किया गया। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जो कि महिला उत्पीड़न की ओर इंगित करती है। और सबसे बड़ी घटना जो आरजी कर की घटना है, समूचे विश्व में इसकी अनुगूंज सुनाई दी और तृणमूल सरकार ने उसे अभी तक न्याय नहीं दिया है, ऐसा मैं मानता हूं और देश और बंगाल की जनता मानती है। डॉक्टर प्रसून, हालांकि संजय सरकार जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, टीएमसी के नेता, वो नाराजगीवश चले गए हैं। उनका ये कहना था कि लगातार आप मुझे मेरी बात रखने को मौका दीजिए, वो सवाल नहीं सुनना चाहते थे। हालांकि वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन हम चाहते थे कि बैलेंस तरीके से बात हो, अपनी बात रखिए लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिए। लेकिन सवाल आपसे ही डॉक्टर प्रसून इस बात को लेकर, वो जो ये कह रहे हैं कि आप लोग घुसपैठ का लगातार मामला उठाते हैं, तो ऐसे में आप आंकड़े भी तो दीजिए कितने घुसपैठी हैं अधिकृत तौर पर, साथ ही साथ उस जिम्मेदारी को भी तो आप स्वीकारिए जो केंद्रीय एजेंसियों के तौर पर केंद्र सरकार की बनती है, उसका तो जवाब आप पे आता है। 10-10 चिट्ठियां भेजी गई होम सेक्रेटरी के द्वारा। गृह मंत्री महोदय ने संसद के पटल पर भी कहा है कि अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी 570 किलोमीटर की जो रेखा है जिसमें कि भूभाग के लिए अभी तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया, कलकत्ता हाईकोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। बहुत बड़ा भूभाग है। आखिर जो घुसपैठी आते हैं वहाँ तृणमूल का पूरा तंत्र है जो कि उन्हें अवैध जो दस्तावेज है उसे मुहैया कराता है। केसएफ के लोग जो तृणमूल जो वहाँ की पुलिस के सामने जो घुसपैठियों को ले जाते हैं उनके खिलाफ कन्विक्शन रेट तो यहाँ की जो राज्य पुलिस है उसका सबसे कम है। लोकल प्रशासन तंत्र उनसे पूरी तरह मिला हुआ है। इसी को लेकर के तो आज जांच बिठाने की बात प्रधानमंत्री महोदय ने की है। अब यहाँ 40 लाख युवाओं का पलायन हुआ है, 30 लाख नौकरियां चली गई, 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, 18,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। यहाँ राष्ट्रपति महोदय का अपमान होता है। 80% से ज्यादा चाय बागान सिक है। आप देखिए 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सार्वजनिक वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला।
और डीए के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार जो अपने आदेश दिए, डीए को देने में यहाँ की सरकार टाल मटोल कर रही है। यहाँ के कर्मचारियों की हालत खराब है। कई मामले हैं बंगाल सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट से तय हो रहे हैं और एक आम फैसलों के तौर पे भी। प्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब, आपको लगता है कि बाकी अन्य राज्यों में प्रचार हो या चुनाव का वोटिंग हो, इस प्रकार की अफरा तफरी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो बंगाल में दिखाई पड़ रही है? एक चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, इस बार के चुनाव में इस प्रकार के हालात पैदा ना हो, तमाम कोशिश की जा रही है, बावजूद उसके उकसाने वाले भाषण लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने, देखिए आर्यन जी, जब से एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई है तब से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को बहुत गंभीरता से ले रहा है। और एसआईआर की कार्रवाई आप देखिए 12 राज्यों में काम हुआ, कहीं किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं हुई। और बंगाल में पहले दिन से लेकर के अभी तक अफरा तफरी मची हुई है। ममता बनर्जी अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, बार बार चुनाव आयोग के दफ्तरों में जाती है, और हर बार जब उनके प्रतिनिधि मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर से जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो चुनाव आयुक्त के विरोध में भद्दी बातें करते हैं और अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने एक बार भी चुनाव आयुक्त के संबंध में या चुनाव आयोग के बारे में कोई सकारात्मक बात नहीं की, जबकि यही चुनाव आयोग है जिसके बल पर और जिसके नतीजों के बल पर 2011 में तृणमूल का शासन आया। अगर चुनाव आयोग नहीं होता तो तृणमूल का शासन थोड़ी होता, वामपंथियों के 34 वर्षों के शासन का खात्मा थोड़ी हो जाता। ममता बनर्जी की सच्चाई यह है कि उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। और आर्येंद्र जी, मैं एक आपको बड़ा रोचक आंकड़ा देना चाहूंगा कि पिछले 6 वर्षों में हर छोटी छोटी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली और जरूरत पड़ने पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट में अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचने वाली ममता बनर्जी ने इन 6 वर्षों में 88 करोड़ रुपए, राज्य के राजस्व का 88 करोड़ रुपए, 87,77,17,449 रुपया सिर्फ कोर्ट के मामलों में लीगल एक्सपेंसेज में खर्च किया है। ये 88 करोड़ जो खर्च हुए हैं सिर्फ छोटे छोटे मामलों को कोर्ट में पहुंचाने के, जनता के भलाई के लिए खर्च हो सकते थे और 15 वर्षों के अपने रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ना चाहिए था। हालांकि संजय सरकार जो हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़े थे, अगर वो होते तो इस पे तमाम प्रकार का जवाब मांगते, लेकिन वो काउंटर क्वेश्चन से नाराजगी जताकर फिलहाल डिबेट से जा चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी जो कि चले गए हमारे साथ टीएमसी के नेता, उनका भी शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।